All right. So, Bismillah Rahman Rahim. So, let's read the question. क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कल कर चुके थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कल कर चुके थे. ये क्वेश्चन नंबर 14 है. They say that the scale drawing shows a plot of land PQRS and the scale is 1 centimeter to represent 20 meters. So I'll write this thing for me for the sake of understanding कि 1 सेंटीमीटर ग्राफ पे बराबर है ओरिजिनल में 20 मीटर्स के. तो we'll have to note down this. एग्जामिनर ने खुद लिखा भी होता है कॉर्नर में. बाज़ औक़ात नहीं लिखा होता. दैट इज द रीजन हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है. Okay, a path crosses the land and the path is equidistant from SP and SR. Okay, so let's see what is SP. So S to P is this line and S to R is this line. Okay. The path is equidistant from SP and SR. SP and SR are these lines. So it means that we can count that already. अपने हमेशा याद रखना है. Count करने हैं. 1, 2, 3. There are 3 points. इसमें 3 points है. It means that we have to draw angle bisector. हमें angle bisector draw करना है. So what do we have to do? We have to open the compass more than a half. More than a half open करके एक arc लगाना है. Once the arc is drawn, नो नीड टू डिस्टर्ब द कंपस. कंपस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना. फिर जब आपने कंपस से आर्क लगा दिया, इस किस्म का साथ साथ लगाते जाएं ताकि आप लोगों को क्लियर भी होता जाए. बेटा आवाज मेरी क्लियर नहीं है आप लोगों को? एक बच्चा बता दे बेटा जरा. अभी क्लियर है. अभी क्लियर है. एक मिनट. हाँ जी, अब भी क्लियर है. यस सर. ओके, थैंक यू. ओके, वंस. अच्छा चलो मैं इधर दोबारा स्टार्ट ले लेता हूँ क्योंकि आवाज नहीं थी क्लियर. ओके. Question number 1, part A is, they say that a path crosses and the path is crosses the land and the path is equidistant from SP and SR. So SP and SR is where? So we can see that S to P is this line and SR is this line. So we can count that SP, SR, there are 3 points, P, S and R. It means that we have to bisect angle S. हमें angle S को bisect करना है. To bisect the angle using compass, आपने compass को अपनी मर्जी के मुताबिक खोल लें. ठीक है, जितना मर्जी दिल करे खोल लें. एंगल बाइसेक्टर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता. अपनी मर्जी का एक आर्क लगा लें लाइक दैट. जैसे ही आपने आर्क लगा दिया, ठीक है, जैसे ही आपने आर्क लगा दिया, ठीक है, वंस द आर्क इज ड्रॉन, यू कैन सी दैट I tried to draw an arc without the compass. मेरे पास यहाँ पे compass iPad के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. कि फिर किसी दिन कोई और सॉफ्टवेयर पे मैं आपको करवाऊंगा अभी. We need to bisect this angle S. Once the arc is drawn, no need to disturb the compass. अब कंपस को एक दफा यहाँ पर प्लेस करके एक आर्क आप लगाएंगे अंदर. फिर दोबारा कंपस को आपने यहाँ पे प्लेस करके एक आर्क आपने यहाँ पे लगाना है. जहां पर they are intersecting, like for example they are intersecting at this particular point. So इस particular point पे आपने एंगल S को ज्वाइन कर देना है. तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये बाइसेक्ट हो जाएगा. बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर टोटल एंगल 104 है तो ये 52 के 2 पीसेस बन जाएंगे. ठीक है, ये आप लोग अपने कंपस के साथ साथ करते जाएं. ठीक है जी. जो ये आपने बना दिया तो इसका मतलब है you got 2 points from the examiner. They say that use a straight edge and compass only to construct the path. आपने straight edge रूलर को कहते हैं और कंपस वगैरह को इस्तेमाल करके आपने इस कंस्ट्रक्ट करना है. Now they say that Priya walks from point P. Point P से Priya is walking to the path on a bearing of 104. तो first of all we have to draw 104 का bearing. तो 104 का bearing है तो मतलब point P से हमें bearing बनानी है 104. तो it means that my eye is here. Clockwise I have to draw 104 degree angle. तो I know that कि point P पे 104 का angle बनाने के लिए I know that this horizontal line would be, now this angle is 90. Now 104 में से आप 90 को निकाल लो. 104 minus 90. तो 104 minus 90 निकालते हैं तो हमारे पास बचता है 24 डिग्री. ठीक है जी. अब 24 डिग्री का नीचे एंगल बनाएंगे तो जो टोटल हो जाएगा वो हमारे पास 104 हो जाएगा. ठीक है, आप प्रोटेक्टर के जरिए भी कर सकते हैं. मेरे पास यहाँ पे रूलर होता है तो मैं इसका यूज कर रहा होता हूँ. आप लोग प्रोटेक्टर के जरिए भी 104 स्ट्रेट अवे लगा सकते हैं.
सो दैट इज 104 डिग्री एंगल। तो ये मैंने लाइन यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा दिस एंगल इज 104, ये एंगल 104 है, ठीक है जी। ओके, draw a line represents Priya walk so that this blue line is the walk of Priya। ये blue line जो है ये प्रिया की walk है, ठीक है। Now they say that find the actual distance from P to where Priya meets the path. Okay, we can see that Priya is meeting the path at this point. इस point पे Priya is meeting. So let's measure it, that how much centimeter is this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centimeter है. So 6 centimeter, and according to the question, 1 centimeter is equals to 20 meter. So 6 centimeter multiplied by 20. So 6 20s are 120 meter is the answer. दैट इज द आंसर। ये आप लोगों के पेपर पे, आप लोगों का पेपर पे रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिकल साइंस नहीं है। यहां तक बेटा आप लोग कर लें, हरिए जल्दी करें, यहां तक कर लें बेटा। किसी को एंगल बाइसेक्टर लगाना नहीं आ रहा तो पूछे साथ साथ। यहाँ पे आप लोग अपना, ये आपको वेरी कर सकता है। अच्छा, ये आंसर, ये 120 की बजाय आंसर वेरी कर सकता है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में इसका आंसर लिखा है 152 टू 160। क्योंकि मैंने सारी चीजें जो है अंदाजे के मुताबिक लगाई हैं, ठीक है, बिकॉज मेरा जो लाइन बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, रेड लाइन जो है, ये मैंने अंदाजे के मुताबिक लगाई है। आप लोगों का क्या आ रहा है रिजल्ट? एक बच्चा बता दे मुझे, जो कर रहा है साथ साथ, सारे साथ साथ करा करो ताकि तुम लोगों को आया करे ये चीज। रमशा, क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा? रमशा, रिदा, हुरैरा, 146 है। वेरी गुड, ठीक है, 146 इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। ओके, नाउ दे से दैट a car park is to be built on the plot of land. On the scale, the drawing, the area of the car park will be 2 centimeter square. Find the actual area. Okay, now we know this already. यहाँ पे एक चीज जरा हमेशा नोट करें, यहाँ पर we need to make the scale. Whereas in the question we can see that 1 centimeter is equals to 20 meter. Agree? But 2 centimeter square के लिए we need a centimeter square scale. So taking square on both sides. So 1 centimeter square is equals to 20 square is 400 meter square. Now 2 centimeter square will be equals to x. So 2 multiplied by 400. So it means that 800 meter square is the actual area. Is this clear everybody? स्केल बनाना पड़ता है, तो स्केल क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर का स्केल मांग रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का बनाओ स्क्वायरिंग करके। सेंटीमीटर क्यूब का मांगे तो क्यूब करोगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जी, समझ आ गई सबको? किसी का क्वेश्चन है, माइक ऑन कर लिया करो। चलें जी, we are done with this question number 14. Let's proceed. All right, everybody, it's a coordinate geometry, थोड़ा सा आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। The diagram shows the point A 0 6, P is point C is P6 and point B is P0. The equation of the line A to B is 3y plus 4x is equals to 18. मतलब कि equation of the line of the A to B is given. Hurera, the name of this line is already given to us. ठीक है, इस line का नाम हमें दिया गया है, which is 3y plus 4x is equals to 18. Now we can see that they are asking for the value of P. So point B is P and 0. That is the value of point B. ये point B की value है. If I have the equation of the line, it means that point B is on this line.
So I have to put these points x and y को put करें इसमें. x p है और y जो है 0 है, तो 3 zeros are 0 plus 4p is equals to 18. तो cancel हो गया, 3 zeros are 0. 4p is equals to 18. Divide by 4 on both sides. So 18 divided by 4 is equals to 9 divided by 2, which is equals to 4.5 in the answer. जी, तो 4.5 जो है p की वैल्यू है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 4.5 and 6, and this coordinate is 4.5 and 0. जी बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes or no? All right. Yes, sir. Okay, Ramsha, बेटा they say that write down the 3 inequalities. We know this, हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया, उस दिन भी डिस्कस किया था कि inequalities का मतलब है that define the region inside the triangle. तो first of all I can see the blue line, I can also see this red line, I can also see these green line. Agree? So Rida, can you please tell me what is the name of this blue line? What is the name of this blue line? Rida, beta, what is the name? Gigi, this is given in the question, equation of the line AB question, blue line तो given है हमें. Yeah, 3y plus 4x is equal to 18. Okay, so the first one we got is it's a 3y plus 4x is equals to 18. Now Rida, can you see that the line is dotted or straight line? It's a straight line. It's a straight line. It means that I'm going to use these two. Agree? Now can you please tell me the region is above the line or below the line? Triangle is above. Very good. So it means that I have to remove this equals to. Is equals to को remove करके I have to write here greater than or equals to symbol. Is this clear? Yes, sir. Okay. Ramsha, what is the equation of the line green line? Green line की क्या equation है बेटा? इस line की equation बता दो जरा. Ramsha? X is equal to 0. No. X is equals to 4.5. Oh, yeah. This is x is equals to 4.5 Yeah. and the line is dotted. Line dotted है. इसका मतलब है कि हमें या तो ये symbol लगाना है या ये लगाना है. अब ये बताओ कि the region is on the left side or the right side? Left side. Okay, left side है तो इसका मतलब है ये less का symbol है. Yes or no? So it is means that x is less than 4.5. Okay, let's see third one. Okay, Hoor, what is the equation of the line of the red line? Red line की equation of the line क्या है? Hoor, what is the name of the red line? Okay. What is the equation of the red line? Beta, you can see that की red line के ऊपर y coordinate is 6 and it's a horizontal line, so the name of the line is y is equals to 6. And the line is dotted and the region is below the line, so the third inequality is y is less than 6. Okay, let's recall the question. दोबारा question को read कर रहा हूँ, kindly pay attention. They say that the diagram shows the point A, B and C. Okay, A और B के points C के coordinates given है. They say that equation of the line AB is 3y plus 4x is equals to 18. इसका मतलब है कि equation of the line AB का नाम आपको given है, which is 3y plus 4x is equals to 18. इसका मतलब है कि point AB equation A में आएगा, AB में आएगा और point B भी आएगा. Examiner was asking me find the value of P. So I put it the value of B in which is P0 in equation of the line, which is 3y plus 4x is equals to 18. We know that coordinates में x is the first one and y is the second one. So that is the reason I plotted p in place of x and 0 in place of y, so that I get the answer for the p. Is this clear, everybody? Any question? चलो जी लिख लें जरा जल्दी से. ये No, तीनों sir. जी बेटा क्या क्लियर नहीं है? No, sir, clear है. Okay. y is less than 6. ये तीनों इनइक्वालिटीज यहाँ पे लिखनी है बेटा. एक चीज को आपने गौर किया, जहाँ पे डॉटेड लाइन है ना वहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी के नीचे लाइन नहीं लगाई है, ठीक है?
तो इस चीज का ख्याल रखना है। 2 नंबर हैं। अच्छा, ये 2 नंबर क्यों है? क्योंकि एक इनइक्वालिटी एग्जामिनर खुद दी थी, अगर वो भी ना देता तो 3 नंबर होते इस क्वेश्चन के। चलें जी, प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन। ऑलराइट, okay, P is the point and Q is the point. M is the midpoint of the line PQ. So M is the midpoint of the line. PQ means that PQ is the line, P and Q is the line. M is the midpoint. So coordinate of P is -2, 1. And coordinate of Q is 6 and 13. They said find the coordinates of M, means midpoint का formula लगाना है x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. तो नाम देना इनको जरूरी होता है, x1 y1, x2 y2. So -2 plus 6 divided by 2, comma 1 plus 13 divided by 2. तो ये हो जाएगा 4 divided by 2, comma 14 divided by 2. 4 divided by 2 is 2 and 14 divided by 2 is 7. So it means that the coordinates of the midpoints are 2 and 7. Is this clear, everybody? Now they say that find the gradient of the line. So gradient of the line, the formula is m is equals to y2 Yes, minus y1 divided by x2 minus x1. So the value of y2 is 13 minus y1 is 1 divided by x2 is 6 minus x1 is -2 itself. Minus का ख्याल रखना बेटा, कल सिखाया था। 13 minus 1 is 12. Minus minus is plus, so 6 plus 2 is 8. So cutting is possible. 4 3s are 12 and 4 2s are 8. So 3 by 2 means 1.5 और 3 by 2. ये पेपर 1 है तो इसलिए वर्किंग करनी ज़रा ज़रूरी है ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। ठीक है? All right. Now write down the gradient of the line that is perpendicular to PQ. Okay, if a line is perpendicular to the PQ, if a line is perpendicular, this is PQ, right? The gradient of this line is equals to 1.5 or 3 by 2. So gradient of this line would be the gradient of this line, this would be m2. So we know the theorem, when two lines are perpendicular to each other, so the product of their gradient is equals to -1. जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है। सो 3 by 2 m2 is equals to -1. 3 by 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा, तो m2 is equals to -1 multiplied by 2 by 3. So the answer would be -2 by 3 is the gradient of the line which is perpendicular to the line PQ. चलें जी, जरा जल्दी लिख लें, हरी अप, मेक इट क्विक। और जिसको समझ नहीं आई वो क्वेश्चन पूछ ले, और जिसको समझ आई है वो क्वेश्चन लिख ले। ओके, आई अज्यूम कि आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 17। ऑलराइट, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये गिफ्ट है एग्जामिनर की तरफ से। Okay, x square whole cube. So remember that it's an indices whenever we have a double power like that, so it means that the powers are in multiplication. ठीक है, it's not addition case, so x power 6 is the answer. यहाँ पे the most common error is students they add the powers 2 plus 3, तो ये गलत हो जाता है। Now they say that find the value of t, आपने t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो let's check what we can do in this case. In this first case, the power is negative. I can make this as a positive power. So what I'll have to do, divide by t square is equals to 9. Okay, that's what I can do in this case. Okay, what I can do else? मैं इसके बारे में और क्या कर सकता हूँ? Anyone? Anyone? बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी करा करें ना, पेपर मेरा तो नहीं है। सर जी जी, 9 का ले लेंगे स्क्वायर रूट। ओके ओके, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं कि 1 स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख देते हैं। इज दिस द सेम थिंग? Is सही है this सर, is सही है। this the same यस thing? Okay, now taking square root on both sides. तो square root on both sides का मतलब है कि इस साइड पे भी square root हो गया, तो 1 का square root जो है वो 1 ही आता है। यहाँ पे आएगा t और यहाँ पे आ जाएगा 3। Yes or no? Yes or no? बेटा yes or no? सही है, यस सर। ओके, तो हमें पता है कि हमने स्क्वायर रूट 9 लिया है, तो स्क्वायर रूट 9 जो है प्लस माइनस 3 हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट।
सो t को इधर ले जाएं और प्लस माइनस 3 को इधर ले आए, तो 1 डिवाइड बाय प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू t, और t इज इक्वल टू plus minus 1 by 3. That is the answer. It can be 1 by 3 or it can be minus 1 by 3. All right. Now they said square root 5 multiplied by 5 power 0. So anything with power 0 is equals to 1. So forget about this thing. Now 5 power k. Square root 5 multiplied by 1 is the same square root 5. So that would be square root 5 is equals to 5 power k. I know the value of square root is 1 by 2. So I can write 1 by 2 is equals to 5 power k. Now you can see that the bases are same. Bases जो हैं वो same हैं. तो इसका मतलब है कि powers are equal. इसका मतलब है कि powers are equal. So k is equals to 1 by 2. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? Any question? Yes, sir. बेटा No, ये sir. याद रखें कि इसमें indices का रूल अप्लाई हुआ है कि whenever the bases are same, तो इसका मतलब है कि पावर्स आर इक्वल. अगर 2 और 2 सेम है तो इसका मतलब है कि a b के बराबर है. समझ आ गई? इसमें एक थोड़ी सी एक और प्रैक्टिकल एग्जाम है, क्योंकि पेपर 1 में मोस्टली ये रूल जो है आपको पेपर 1 में मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 3 पावर x इज इक्वल टू 27, तो वो कहता है फाइंड x. तो यू हैव टू मेक दिस 27 3 पावर समथिंग. So you know this already that 3 cube is 27. ठीक है, 3 cube जो है वो 27 होता है. तो इसका मतलब है कि x की पावर जो है x की वैल्यू जो है वो 3 है. क्लियर है बेटा? जिसको समझ आइए लिख ले, जिसको समझ नहीं आई क्वेश्चन पूछ ले, वरना मैं प्रोसीड कर रहा हूँ. कैन आई प्रोसीड एवरीबॉडी? सर जी ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए 1/2 की. जी, स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा दिया ना. ओके. स्क्वायर रूट लिखें या 1/2 लिखें, बात एक है. ऑलराइट. प्रोपोर्शनैलिटी. अब ये जरा क्वेश्चन और देखें. एक पास पेपर में डायरेक्ट का क्वेश्चन करूंगा, एक में इनवर्स का करूंगा, फिर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं करना. ठीक है, ओके. ये कहता है कि जी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y प्लस 1. देखें जरा बेटा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y प्लस 1. तो स्क्वायर ऑफ y प्लस 1 ऐसे लिखा जाता है. Whenever we remove the sign of proportionality, तो ईसा what we add, क्या लगाते हैं बेटा? k. Very good. Okay, now we have to put y is equals to 2 and x is equals to 45 in the question. So 45 is equals to k bracket y की वैल्यू है 2 plus 1 whole square. So 2 plus 1 is 3, 3 square is 9. Okay, so divide by 9 on both sides, क्योंकि k find out करना है. तो k is equals to 45 divided by 9. तो 45 divided by 9 is equals to what? कटिंग होती है, पॉसिबल है कि नहीं? 5 है सर. Very good. So 9 5s are 45. तो k की वैल्यू आ गई 45. So now the question becomes, question जो है आपके पास जो है, ऐसे questions के लिए स्पेस आप लोग फौरन ही उधर अलग कर दिया करें. Now the question is now x is equals to 5 bracket y plus 1 whole square. Now they say that find x when y is equals to 4. तो x को फाइंड करना है जब y की वैल्यू 4 है, तो 4 plus 1 whole square. यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 4 plus 1 is 5. तो 5 स्क्वायर पहले करना है, ये ना कि 5 5 25 कर दो. इस केस में आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हुआ तो आंसर गलत आएगा. तो 5 स्क्वायर इज 25. so 5 multiplied by 25 is 125. आई एज्यूम कि बेटा क्वेश्चन इजी था, समझ आया है सबको. All right, look at question number 19. It's solve का मतलब है find the value. Solve का मतलब होता है find the value. कोई भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर x है. Question के there are two pieces of the question. You can see that already. That in the left hand side two fractions are in addition, and the right hand side it's a fraction. So first of all we have to get rid of two fractions which are on the left hand side. So we have to add them. तो हमें इनको करना है compare. कंपेयर करने का तरीका ये है कि आपको पता है कि 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल है 12. ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 12 बना देते हैं हम लोग. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए इन सबको ब्रैकेट्स में आपने ऐसे हल्का का बंद कर लेना है. अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा सा वास्ट भी करते हैं वर्किंग, तो ये कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन को राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड के फ्रैक्शन को
लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो लेट्स डू इट। तो ये हो जाएगा 4 3s are 12x minus 4 plus 6x plus 12 ऊपर हो गया डिवाइड बाय 6 4s are 24 आता है तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 5/3। बेटा ये सबको समझ आई है कि मैं थोड़ा डिटेल में करूं इसको? डिटेल में चले जाए, वो स्टेप बाय स्टेप कर दे तो फिर सबको भी समझ आ जाएगी। आपको समझ आई है कि नहीं? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, बेटा तो फिर मुझे आप भी आ अपना गई बताओ ना, आप बाकियों को छोड़ो, बाकी मुझे खुद बोलेंगे क्योंकि ये चीजें हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जी, और कोई बच्चा चाहता है कि मैं डिटेल में जाऊं? चलें, तो 12x अरेंज करें ऊपर 12x प्लस 6x माइनस 4 प्लस 12 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 5/3। 12x plus 6x is 18x. Plus minus is minus, so it is plus 8 divided by 24 is equals to 5/3. And now it's time to use cross multiplication ताकि fraction से हम लोग get rid हो जाए, ठीक है? So 3 multiply with 18x plus 8 is equals to 5 multiply by 24. Okay, 18 times 3 is what? So 18 times 3 is, तो ये हम rough working में कर लेते हैं, तो 8 3s are 24. 3 1s are 3 plus 2 54. So 54x plus 8 3s are 24. 5 multiplied by 24 rough working. So 5 4s are 20. 5 2s are 10 plus 2 12. तो 120. ओके, तो 24 को वहां पे ले जाके माइनस करना पड़ेगा। तो 120 minus 24. तो 120 minus 24 is 96. So divide by 54 on both sides. तो 54 54 cancel. So x is equals to 96 divided by 54. Ramsha, what is the half of 96? 96 का बेटा हाफ क्या होता है? और 54 का हाफ क्या होता है? हाफ करो ना, इनको कटिंग हो रही है। so 96 का वो होता है 48. 48. Okay, it's 48. And what is the half of 54? 27. 27. Okay, now the upper number is even, but the lower number is odd number. So check कि table 3 में आते हैं कि नहीं? Yes. 3 times 16 is 48. And 3 times 9 is 27. So x is equals to 16 by 9. Now the cutting is impossible. So 16 by 9 is your final answer. Kindly note down the question. जिनको समझ आ गई और जिनको समझ नहीं आई वो लोग straight away जो है क्वेश्चन को वो कर लें, क्वेश्चन पूछ लें मुझसे। ईसा, अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में दो, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में देते तो हम 3 सर्कल्स बनाते। यस और नो? जी जी। नीचे क्या लिखूं? 9 ओके, लेफ्ट साइड पे क्या लिखूं? रिमाइंडर होगा, वो डिवाइड नहीं। करना है ना। QDR quotient. तो यहाँ पे क्या लिखूं? Quotient. बेटा याद रखें Seven. एक चीज हमेशा याद रखें कि 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 16। तो 9 के टेबल में 16 नहीं आता। नहीं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 और 9 प्लस व्हाट इज 16? 7. तो ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है? किसी भी नंबर को आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? क्लियर है बेटा? yes. लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया? आगे जाऊं? All right, Rida, please read the question for me. The table shows some information about the times each of 100 children spent reading in one day. Okay, means that total frequency is 100. Okay, then frequency density, we can see that already. Agree? Now they say us to complete the table. Most of the time paper 1 में जब भी frequency density आती है तो k की value 1 ही आ रही होती है, but we'll still check that frequency density is equals to frequency divided by class interval multiplied by k. That is the formula for the histogram. So we have one table complete. Second table is also complete. You have to check from this numbers that what is the value of k. So checking k. तो checking k, आपने k की value सबसे पहले निकालनी है. Checking
K value. So FD is 1.6. Okay, frequency is 32 and the class interval is 30. तो class interval जो है आपके पास 30 है. तो we don't know that what is 30. वहां पे तो x लिखा है सची. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर ये क्या आ रहा होगा. तो यहाँ पर होगा क्लास इंटरवल के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में. ईसा what can I write? जी बेटा ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की जगह पे मैंने 1.6 लिख दिया. ठीक है. फ्रीक्वेंसी की जगह पे 32 लिख दिया. क्लास इंटरवल की जगह पे क्या लिखूं. वहां पे तो x लिखा हुआ है, x से लेकर 30. तो क्या लिखूं यहाँ पे. मिड पॉइंट तो 15. नहीं बेटा क्लास इंटरवल लिखना है. क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है. होता है ना लास्ट माइनस फर्स्ट. तो लास्ट है 30 और माइनस फर्स्ट इज x. ठीक है. सो दैट इज 30 माइनस x. ठीक है जी. So 1.6 multiplied by 30 minus x is equals to 32. Okay. 1.6 multiply is equals to 32. अब मुझे एक बात मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल ये 1.6 जो है उधर लेके चले जाता हूँ, डिवाइड करता हूँ. डिवाइडिंग बाय 1.6 ऑन बोथ साइड्स. ईसा अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे आपके पास ये जो 1.6 है ये 16 बन जाएगा कि नहीं. जी यस और नो. तो ये हो Yes, जाएगा sir. मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है. राइट हैंड साइड को मैंने पॉइंट से गेट रेड होने के लिए किया है. तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 16. अब कटिंग हो सकती है. 16 1s are 16 एंड 16 2s are 32. तो 20 आ रहा है. तो ये आ गया जी 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20. माइनस एक्स को वहां पे ले जाएं. तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू 10. एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा. एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा. 10 आ गई. नाउ वो कहते हैं कि कंप्लीट द टेबल ऑन द ग्रिड, ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस टेबल. तो पहला वाला बना सकते हैं. 10 to 30 इट्स 1.6. सो 10 to 30 इज 1.6. सो 1.6 इज दैट पॉइंट. ये 1.6 है. सो 10 30 राइट हाजिम. यस सर. तो ये हो गया बेटा 10 to 30 1.6. एक पिलर बन गया. दूसरा पिलर क्या है बेटा. 2.3 पे है 30 to 40. तो 2.3 it would be 2 से 3 blocks up and it's 40. साथ साथ करें मेरा बेटा. ये पेपर खत्म होना चाहिए मेरे साथ ही. ओके. अब आखिरी टेबल के लिए हमारे पास डाटा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे डाटा. इसकी FD निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी 15 और क्लास इंटरवल है 5. तो 5 डिवाइड 15 डिवाइड बाय दैट्स 3. तो 40 to 45 is 3. लास्ट वाला भी कर लेते हैं. frequency is 30 and the class interval is 15. So the answer is 2. So 40 to 45 is 3. So 40 to 45 is 3. That's 3. रिदा बेटा ये कंप्लीट हो गया साथ साथ मेरे. जी सर. And 45 to 60 is 2. 45 to 60 is 2. We can see that 2 जो है वो यहाँ पर है. ठीक है. तो ये आपके 3 मार्क्स के लिए आपको हिस्टोग्राम जो था पेपर में था. अच्छा, पेपर में हिस्टोग्राम करने के लिए आपने जब हिस्टोग्राम ड्रॉ किया तो एक पिलर में ऐसी लाइनें लगा दो, दूसरे पिलर में फिर ऐसे लाइनें लगा देना, ताकि ये पेपर जब स्कैन हो तो आप लोगों के हिस्टोग्राम के पिलर्स जो हैं ये वहाँ पे स्कैनिंग में जाएं. HB2 पेंसिल जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए पेपर में. अच्छा 2 HB, इससे लाइट नहीं, वरना वो पेपर स्कैन नहीं होता. जी कंप्लीट कर लें बेटा. क्वेश्चन 20 हो चुका है. बस पेपर ऑलमोस्ट खत्म है. शाबाश हरिओम. सर चलें प्रोसीडिंग. दोबारा समझाते हैं कौन सा बेटा. सर. पार्ट ए. बेटा पार्ट ए में देखो वहां पे क्लास इंटरवल नहीं लिखा था. ठीक है. तो क्लास इंटरवल के लिए हमें पता है ना कि लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं. तो हमारे पास लास्ट वैल्यू थी 30 और फर्स्ट वैल्यू थी x. तो 30 माइनस एक्स आ गया क्लास इंटरवल की जगह पे. बस हमने क्लास इंटरवल की जगह पे फॉर्मूले में लिखा है. ठीक है. 30 माइनस एक्स और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को सब्जेक्ट बना के हमने x की वैल्यू निकाली है. समझ आ गई आपको कि नहीं. जी सर. हाँ, इस पे आप ट्राई कीजिएगा एक दफा, ये आ जाएगा आपको. आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने किए. f इनवर्स निकालने के 4 स्टेप है. पहला है लेट f of x इज इक्वल टू y.
सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x डिवाइड बाई 2. ओके, इसका दूसरा स्टेप है कि मेक x द सब्जेक्ट. x को सब्जेक्ट बनाओ, पहले 1 को इधर लाओ. y माइनस 1 जी इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 2. अब 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे. 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x. ये हो जाएगा ना? सॉरी यस, अभी 3x. रिप्लेस करेंगे. एक मिनट, ये मैंने गलती से ये लिख दिया था. ओके, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड. x सब्जेक्ट बन गया. जी. ओके, नाउ रिप्लेस इट. अब आप इसको रिप्लेस कर लो replace. x with, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 डिवाइड बाय 3. दैट इज योर फाइनल आंसर. 2x माइनस 2 डिवाइड बाय 3. अब ऊपर 2 कॉमन भी ले सकते हो. नाउ दे से दैट g of x इज इक्वल टू f into minus 4. तो g of x बराबर है 2 into 1 माइनस x के. और f into minus 4 का मतलब है कि वहां पे आपने x की जगह पे माइनस 4 पुट करना है. आप रफ वर्किंग में कर भी सकते हैं. अच्छा, f माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 4 डिवाइड बाई 2. तो ये ख्याल करना, प्लस माइनस इज माइनस. 3 4 12 डिवाइड बाई 2. 12 डिवाइड बाई 2 इज 6. तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5. तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे भी हैव टू राइट माइनस 5. नाउ 1 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस x. सो 2 1s are 2 Hazim. माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5. माइनस माइनस प्लस 5x. x को फाइंड करना है तो माइनस 5 को यहाँ पे फेंको. तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5x. दैट 2 प्लस 5 इज 7. 7 is equal to 5x. Divide by 5 on both sides. तो x is equal to 7 by 5. Is this clear? पेपर 1 है तो डेसिमल में करने की जरूरत नहीं. यस सर. ओके, ईसा फैक्टराइजेशन का पहला असूल होता है कॉमन निकालना. इसमें कुछ कॉमन है? जी. नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है. नो सर. ना नंबर कॉमन है ना अल्फाबेट कॉमन है. ना, मतलब yes. आइडेंटिटी है. जब दो नंबर हो तो आइडेंटिटी होती है. अच्छा, तो वो आइडेंटिटी थर्ड है. a स्क्वायर माइनस b जी. स्क्वायर इज इक्वल B टू a square. प्लस b A plus B. और a माइनस b. B. So this is 3p whole square minus q square. ठीक Q. है? Can I write like that? Yes. Yes. So it is 3p plus q and 3p Minus minus. Q. ठीक है जी. Understood everybody? समझ आ गई सबको? Okay. Look at the part B बेटा. There are 4 terms. Now as the name indicates, factorize. Common निकालना जरूरी है तो common निकालें. पहले दो में कुछ common है? जी C सर. common. तो अंदर आ जाएगा a minus 3b. दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है लेकिन ऑलरेडी ब्रैकेट कॉमन है तो मैं 1 लिख दूंगा. जी. प्लस 1. 1. तो a minus 3b. So now the bracket is common. A minus 3b and c plus 1. So that is what your final answer is. ये आपका हो गया final answer. Question number 22 done. Okay. Look at question number 23. ये आपका है, ये क्या नाम है उसका, matrices का. आदम and Ben. Okay. इससे जरा बेटा क्वेश्चन रीड कर लेना जल्दी से. जी. आदम buys 5 cinema tickets and 4 theater tickets. तो आदम, ये ऊपर वाला आदम है. ठीक है, ऊपर वाला जो है ये यहाँ पे इन्होंने हमने कॉलम बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है. आदम ऊपर वाला है. तो आदम ने 5 सिनेमा टिकट खरीदे हैं और 4 थिएटर टिकट खरीदे हैं. एंड बेन बाय 7 टिकट्स ऑफ सिनेमा एंड 9 थिएटर टिकट्स. तो ये हो गया जी हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट फॉर द 1 मार्क. आसान था. Cinema ticket cost each and the theater cost 30 each. The matrix Y represent the information. Y is the cost of the theater. Okay, x ऊपर है, y नीचे है, तो x y को मल्टीप्लाई करना है. So p is equals to x y 5 4 7 9. Rida, बेटा what is the condition for the multiplication? Multiplication की condition क्या है? Sir, row into column. ना 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 बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर होने चाहिए. ये कंडीशन है. ठीक है, आप देख लें कि पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं. सो लेट्स डू इट. ओके, 5 into 11 प्लस 4 into 30. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन, तो फिनिश. 7 into 11 प्लस 9 into 30. ओके, equals 5 11s are 55 plus 4 30s are 120. 7 11s are 77 plus 9 into 30 is 270. पेपर 1 है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हमें खुद ही मैनुअली करना पड़ेगा. तो 150 55 plus 120 is 175 and 270 plus 77. तो आप रफ वर्किंग में पेपर में कहीं पे भी कर सकते हो लेकिन साफ सुथरा करना. 7 14 तो ये होगा 347.
that is 347. Explain what the elements in matrix P represents. ठीक है, so it means that Adam paid 175 and Ben paid 347. Is this clear, everybody? G, total cost of Adam and Ben ticket. इन दोनों के टिकट्स की प्राइस है, क्योंकि ऊपर वाला आदम था और नीचे वाला बेन था, तो ऊपर वाले पैसे आदम ने दिए हैं, नीचे वाले पैसे जो हैं वो बेन ने दिए हैं। क्लियर है बेटा सबको? आप में से किसी को अगर मैट्रिसेस की जो नए स्टूडेंट्स हैं, किसी को अगर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें नहीं आती तो काइंडली आप यूट्यूब के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग मैट्रिसेस का लेक्चर जो है देख सकते हो। कहते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 50, तो दूसरा एंगल निकालो। तो हमने आपको पहले भी क्लास के दौरान भी बताया था कि साइन 50 जो है इसका दूसरा एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन का जो एक्यूट है, साइन एक्यूट इज इक्वल टू साइन ऑब्ट्यूज, साइन ऑब्ट्यूज के बराबर होता है। एंड व्हाट इज एक्यूट एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूज ये भी आपको पता है कि फॉर एग्जांपल साइन एक्स जो है ये साइन 50 है, तो साइन 50 साइन का दूसरा एंगल होगा 180 माइनस 50। आप लोग कैलकुलेटर में भी चेक करके देख सकते हो कि साइन 50 और साइन 130 की वैल्यू जो है ये सेम आएगी। ये क्या आएगी बेटा? सेम आएगी। तो आपने याद रख लेना है, इसमें ये क्या होता है कि साइन ए इट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए, ये इसके बराबर होता है। साइन का एक्यूट जो है साइन के ऑब्ट्यूज के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज में मतलब फॉर एग्जांपल रिदा बेटा ये मुझे बताओ साइन 20 किसके बराबर होगा ऑब्ट्यूज एंगल में? रिदा जी सर। बेटा साइन 20 किसके बराबर होगा? 180 में से 20 माइनस करो। 160। साइन 160 के बराबर होगा। ओके, साइन 15 किसके बराबर होगा ईसा? साइन 15 किसके बराबर होगा बेटा? साइन 160 साइन एक्स नहीं, साइन 15 किसके बराबर होगा? 180 में से 15 को निकालो, कितना आता है? साइन 165 आता है, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, मुझे लगा आप 50 बोल रहे, आप 15 बोल रहे थे। ओके, अब बताओ ईसा, साइन 40 किसके बराबर होगा बेटा? साइन 40 किसके बराबर होगा? कम ऑन यार, 180 में से 40 निकालो। साइन 40 140 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 130। ठीक है, इसके ऊपर ये चीज में जो है ना आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, ये नहीं आई है इस दफा। ओके, सिंप्लीफाई देख लें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस है, तो न्यूमरेटर अलग लिखें और डिनोमिनेटर अलग लिखें। डिनोमिनेटर अलग लिखें। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है बेटा? एक्स कॉमन है, तो न्यूमरेटर में हम लोग लिख लेंगे एक्स माइनस 4 ब्रैकेट एक्स। ओके, डिनोमिनेटर में वी हैव टू डू मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि पेपर 1 है रिदा, तो यहाँ पे 1 है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 12 के फैक्टर्स बनाए 1 12 2 6 3 4। 3 और 4 ले सकते हैं बिकॉज 4 माइनस 3 इज 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12 minus 3x minus 4x. I need minus x, so I'll leave the greater one minus, छोटे वाले का साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ गया x plus 3 minus 4 is common, तो अंदर आ गया x plus 3. So x plus 3 is now common, x minus 4, so that's the result for the denominator. तो ये हम ऊपर लिख देंगे x plus 3 and x minus 4. Now I can cancel x minus 4 with x minus 4, so I got the result x divided by x plus 3. This is for 3 marks. ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस। जबरदस्त, वेक्टर्स आ गए। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है। दे सेड दैट फाइंड O2C वेक्टर, हमें O2C वेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके,
Now they say that A to B ratio B to C, A to B और B to C का रेशो आपके पास है. So kindly pay attention कि A to B रेशो B to C बराबर है 3:2 के. तो इसका मतलब है हाजिम कि ये 3 पार्ट्स हैं तो ये 2 पार्ट्स हैं. तो ये होगा 3/5 और ये होगा 2/5. सो फाइंड OC फाइंड करना है. तो OC फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें चाहिए B to C भी चाहिए हमें, तो या A to C चाहिए. तो हम पहले निकालेंगे A to B वेक्टर. तो A to B वेक्टर हमारे पास मिसिंग है. तो A से B तक जाने के लिए आई हैव टू गो A to O प्लस O to B. A to O क्या है बेटा, जल्दी बोलो. A to O is what? Negative A. Very good. And O to B is plus B. Okay, so I have the vector A to B. So now we can see that 3/5 is equals to 3/5, that is equals to minus A plus B. ये बराबर आ गया है. 3/5 जो है ना माइनस A plus B के बराबर है. ठीक है, एग्री? यस और नो? तो 2/5 किसके बराबर होगा? तो 2/5 इज इक्वल्स टू x. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. So 3/5x is equals to minus A plus B multiply by 2/5. तो 3/5 जब वहां पे जाता है तो फ्लिप हो जाता है. तो minus A plus B into 2/5 into 5/3. तो 5 कट गया. So x is equals to 2/3 of minus A plus B. So we have this now, that this is the answer. This x is my B to C. This x is my B to C vector, which is 2/3 of minus A plus B. So now O to C vector is O to B plus B to C, and O to B is small b plus B to C is the vector which is right in front of me. It is 2/3 of minus A plus B. So बस expand करना है जरा इसको. B minus 2/3 A plus 2/3 B. तो B को सॉल्व करना ज़रूरी है. तो लेसन के लिए अपने कर लें, जगह बनाया करें. O to C वेक्टर इट इज इक्वल्स टू B plus 2/3 B. हाजिम एक बात बताना बेटा, ये B आपस में ऐड होते हैं? B नहीं सर. बेटा B plus 2/3 B 3B क्यों नहीं ऐड होगा? yes 3B/3 आ जाएगा. तो ये आपने डिनोमिनेटर पहले सेम करना है इसका. ठीक है, जी. तो इसका डिनोमिनेटर 1 है. तो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दें. तो नीचे आपका डिनोमिनेटर हो गया 3. तो 3B plus 2B is 5B minus 2/3A. So that is your final answer for the 3 marks. Easy. So ये करके ओके, लास्ट क्वेश्चन देखें. कहते हैं D is a point on OC. OC के ऊपर D एक पॉइंट है. D is the point on OC such that O to D is the quadrant and show that OABD is the trapezium. तो OABD तो मतलब ये D कुछ इधर होगा ईसा, क्योंकि ये ट्रेपीजियम अगर है तो ये सामने वाले के साथ इसकी पैरेलल लाइन होनी चाहिए. तो O to D हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है DB. अगर DB A के कुछ बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है हमारे पास ठीक हो जाएगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट D to B. तो D to B वेक्टर, ये क्वेश्चन मैंने पहले एक्सप्लेन किया भी हुआ है क्लास में. D to B is D to O plus O to B. तो D to O is रिवर्स ऑफ दिस वेक्टर, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो minus B plus 2/5A and O to B is plus B. So can I cancel plus B with plus B? Yeah. So that is 2/5 of A. So shown that it's a trapezium. Shown because DB is parallel to OA. कि DB OA के पैरेलल है. चलें बेटा ये पेपर कंप्लीट कर लें. काफी डिस्कशंस हो गई इस पेपर में भी. तो पेपर इंशाल्लाह बस. जी ये लास्ट पेपर हो गया बेटा. ये क्वेश्चन खत्म हो गया. तो ये पेपर आप लोगों ने कंप्लीट करके इसके बाद जो दूसरा पेपर मैंने ग्रुप में भेजा उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें ताकि कल के पेपर में हमें ज्यादा टाइम ना लगे. ठीक है, ताकि कल हम लोग पूरा पेपर. हाँ सही.
सर पेपर 1 हम किस दिन करेंगे, पेपर 2 किस दिन, वो जरा फिर बेटा बता। पेपर वन जो है मंडे ट्यूसडे पेपर 1 होगा, ठीक हाँ। है, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे जो है ये हमारा ओके पेपर 2 होगा, ठीक है। ओके ओके सही। चलें तो जी, हैव सर अ गुड हम डे। पेपर एक 2 कर मिनट, पाएंगे एक दिन में एक? नहीं नहीं, एक दिन में नहीं होगा। शुरू के पेपर्स पे थोड़ा टाइम लगता है, बाद हाँ के पेपर्स इजी हो जाते हैं, ठीक है। जी सर। शुरू